Hello everyone. In today's video we are going to discuss about factors affecting enzyme activity. लास्ट वीडियोस में हम प्रॉपर्टीज़ एंड मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. सो व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटीज़. फर्स्ट इज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा तो जो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है वो भी एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करेगी. सेकेंड इज़ टेम्परेचर. एक ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर हम पहले भी प्रॉपर्टीज़ के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर हर एक एंजाइम अपनी ऑप्टिमम एक्टिविटी शो करेगा. तो जो ये टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन है वो भी एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करता है. नेक्स्ट वन इज़ पीएच. ऑप्टिमम पीएच के ऊपर ऑप्टिमम एक्टिविटी होती है एंजाइम्स की. तो पीएच भी जब फ्लक्चुएट होता है, लो एंड हाई होता है, एसिडिक और बेसिक जो सॉल्यूशंस होते हैं उनके अंदर भी एंजाइम एक्टिविटी अफेक्ट होती है. फोर्थ इज़ एंजाइम कंसंट्रेशन. यानी कि एंजाइम की कंसंट्रेशन भी एंजाइम एक्टिविटी को इफ़ेक्ट करती है. और इसके अलावा एक्टिवेटर्स जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, एक्टिवेटर्स और इनहिबिटर्स. तो एक्टिवेटर्स क्या होंगे? जो स्पेसिफिक एजेंट्स जो कि एंजाइम एक्टिविटी को या फिर जो एंजाइम को एक्टिव करेंगे, और इनहिबिटर जो कि एक्टिविटी को स्टॉप कर देंगे. तो वन बाय वन हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे फर्स्ट है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. सबस्ट्रेट क्या होगा? जिसके साथ एंजाइम बाइंड करेगा. तो क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर? एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, जो भी सबस्ट्रेट है वो क्या करेगा? यहाँ पे रिएक्शन करेगा. तो एंजाइम होगा, एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड करेगा और ये फॉर्म करेंगे ES कॉम्प्लेक्स, यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. देन ये ब्रेक हो जाएंगे एंजाइम प्लस प्रोडक्ट के अंदर. तो जो ये एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड होता है, इसके ऊपर भी एंजाइम की एक्टिविटी डिपेंड करती है. As we know, enzyme bears several active sites on it, on which substrate can bind. तो ये जो एक्टिव साइट्स होंगी उनके ऊपर सबस्ट्रेट क्या करेगा? यहाँ पे बाइंड करेगा एंजाइम के ऊपर जो प्रेजेंट होंगी. अब ऐसा होता है कि अगर हम एक कंडीशन लेते हैं कि सारे के सारे फैक्टर, अदर फैक्टर लाइक टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, उनको कांस्टेंट कर दें और सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज़ करें, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? इंक्रीज़ होगा. एज वी सी इन दिस ग्राफ, एक्स एक्सिस पे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है, वाई एक्सिस पे रेट ऑफ रिएक्शन है. अगर इस पॉइंट के ऊपर अगर हम देखें तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इस साइड इंक्रीज़ हो रही है और रेट ऑफ रिएक्शन इस साइड इंक्रीज़ हो रही है. तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जब हमने इंक्रीज़ की तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गई है? इंक्रीज़ हो गई. ये ग्राफ जो है अप जा रहा है. अब इधर आए अगर हम यहाँ पे पहुँचे तो इस टाइम पे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और इंक्रीज़ कर दी है और ये जो है यहाँ तक पहुँच गया है, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या हो गई? इंक्रीज़ हो गई. लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया है जब हमने सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ की है लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ फर्दर नहीं हुई है. इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सैचुरेशन. यानी कि जो एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स है वो सारी की सारी फिल हो चुकी है. इसके बाद और नेक्स्ट जितने भी सबस्ट्रेट है या फिर कोई भी सबस्ट्रेट यहाँ पे प्रेजेंट है वो बाइंड नहीं कर पाएंगे. तो वो क्या होगा? पॉइंट ऑफ सैचुरेशन. लाइक हम एक एक्सपेरिमेंट घर पे भी करते हैं कि कई बार जो शुगर सॉल्यूशन होता है उसके अंदर क्या होता है? वाटर लिया हमने और उसके अंदर 1 स्पून शुगर डाल ली, फिर से दूसरी डाल ली, तीसरी डाल ली. तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो फर्दर शुगर मॉलिक्यूल्स है वो बाइंड नहीं कर पाएंगे, वो डिसोल्व नहीं हो पाएंगे. तो क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उस सॉल्यूशन का सैचुरेशन पॉइंट आ गया होगा. तो सेम यहाँ पे भी होता है. सैचुरेशन पॉइंट आने के बाद फर्दर सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड नहीं कर पाएंगे. अब ये जो वैल्यू होगी इसको हम बोलते हैं Vmax, यानी मैक्सिमम जो ये कर्व जिसके बाद ये यहाँ पे इसने सैचुरेशन शो किया है उसको बोलते हैं Vmax. अब Vmax का हाफ होता है हाफ Vmax, यानी कि जो हाफ मैक्सिमल वेलोसिटी होती है वो होती है यहाँ पे हाफ Vmax. अब हाफ Vmax को अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये क्या होता है? Km वैल्यू. माइकलिस मेंटेन जो कांस्टेंट होता है वो Km वैल्यू होगी एक्स एक्सिस पे. तो ये जो Km वैल्यू है
माइकलिस कॉम्प्लेक्स की ऑफ एन एंजाइम इज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या है, एक ऐसी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है एट विच द रिएक्शन अटेन्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमल वेलोसिटी। यानी कि ये जो पॉइंट है वो रिएक्शन का, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हाफ या फिर मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ अटेन हो चुका है। यानी कि वी आई जो है इनिशियल वेलोसिटी का वो हाफ वी मैक्स हो चुका है यहाँ पे। यानी कि फर्दर इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट ऑफ सैचुरेशन आ जाएगा। तो कुछ कंडीशंस होंगी जिनके ऊपर क्या करेगा, ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हमने इंक्रीज़ की तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हुई है, लेकिन इस पॉइंट के बाद कोई सबस्ट्रेट यहाँ एंजाइम से बाइंड नहीं कर पाएंगे और जो रिएक्शन है वो सैचुरेट हो जाएगी। नेक्स्ट फैक्टर आता है यहाँ पे टेम्परेचर। टेम्परेचर भी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर टेम्परेचर स्पेसिफिक एंजाइम्स अपना रिएक्शन शो करते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर ही अपनी ऑप्टिमम एक्टिविटी शो करते हैं। एक रेंज होती है टेम्परेचर की 25 to 40 डिग्री सेल्सियस, जिसके बीच में जितने भी एंजाइम्स की ऑप्टिमम एक्टिविटी की रेंज होती है। ये बाकी अलग अलग पर्टिकुलर एंजाइम क्या करता है, पर्टिकुलर पीएच के ऊपर अपनी ऑप्टिमम एक्टिविटी शो करता है। अगर हम बात करें अमाइलेज की, वो 37 डिग्री के ऊपर अपनी क्या करेगा, ऑप्टिमम एक्टिविटी शो करेगा। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है एंड वाई एक्सिस पे इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिएक्शन, यानी जो वेलोसिटी है रिएक्शन की वो दी हुई है। अब हमने बोला है कि 25 to 40 इस टेम्परेचर के बीच में क्या होगा, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर के बीच में ऑप्टिमम एक्टिविटी शो की जाएगी। तो अगर हम इस ग्राफ के अंदर देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ तक क्या है, जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन इसके बाद क्या है, टेम्परेचर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं लेकिन एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज़ नहीं हो रही है। यानी कि इस ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर अपनी ऑप्टिमम एक्टिविटी ये एंजाइम शो कर चुका है। इसके बाद इसने अपनी ऑप्टिमम एक्टिविटी या फिर जो इसकी एक्टिविटी थी एंजाइम की वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गई है। डिक्रीज़ क्यों होगी, ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद जो टेम्परेचर होगा, ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा 40 के अबाउ या 50 के अबाउ, उस टाइम पे एंजाइम्स डीनेचर होना स्टार्ट कर देंगे। एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स का भी टर्सरी स्ट्रक्चर्स के ही बने होते हैं। तो ये क्या करेंगे, एंजाइम्स डीनेचर होना स्टार्ट कर देंगे, और ये ऐसा डीनेचुरेशन होता है जो रीनेचर नहीं किया जा सकता। यानी कि जो टेम्परेचर से डीनेचुरेशन होगा वो रीनेचर नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं कि बायोलॉजिकल फिनोमिना के अंदर एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर कोई भी एंजाइम फंक्शन करता है। अब अबाउ क्रिटिकल टेम्परेचर एंजाइम फंक्शन नहीं करेगा, क्योंकि जो इसकी एक्टिविटी है या फिर हम बोल सकते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है वो लॉस हो जाएगा और एंजाइम क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। या फिर हम बोलते हैं जो एंजाइम्स जो टेम्परेचर की वजह से डीनेचर हुआ है वो एक परमानेंट फिनोमिना है और उसको रीनेचर नहीं किया जा सकता। अब इसके बाद आता है कि कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि वार्म एरियाज़ के अंदर रहते हैं और कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि कोल्ड एरियाज़ के अंदर रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, मोस्टली अडेप्टिबिलिटी शो करते हैं। लाइक कुछ बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो कि हॉट स्प्रिंग्स के अंदर भी हैबिटेट करते हैं, तो वो क्या शो कर रहे हैं वहाँ पे, अपनी अडेप्टिबिलिटी उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए शो करते हैं और उनके अंदर भी वो सर्वाइव कर पाते हैं। इन द सेम वे जो कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर, कोल्ड टेम्परेचर के अंदर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो भी क्या करते हैं, अडेप्टिबिलिटी शो करते हैं, या फिर उनके अंदर एक जब ऑप्टिमम उनका जो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर का भी, उससे भी अगर बिलो टेम्परेचर चला जाता है उस टाइम पे क्या शो करते हैं, ये एक टेम्पररी इनएक्टिव स्टेज आ जाती है एंजाइम की, जिसके अंदर वो एंजाइम फ्रीज हो जाता है। अब वापिस से अगर हम वो उसको टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ कर देंगे, तो उसकी जो एक्टिविटी है रीगेन हो जाएगी, वापिस से वो वैसा ही फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो जो एंजाइम इनएक्टिवेशन होता है ड्यू टू लो टेम्परेचर या फिर एट लो टेम्परेचर इज़ अ रिवर्सिबल फिनोमिना। उसको टेम्परेचर को वापस से हाई करके, इंक्रीज करके रीगेन किया जा सकता है एंजाइम की एक्टिविटी को, लेकिन जो डीनेचर हुआ है ड्यू टू हाई टेम्परेचर वो रीनेचर नहीं होगा, उसको रीनेचर नहीं किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट इज़ द पीएच। पहले भी हम बात कर चुके हैं कि एक ऑप्टिमम पीएच के ऊपर ही एंजाइम अपनी ऑप्टिमम एक्टिविटी शो करेगा, और पर्टिकुलर एंजाइम की पर्टिकुलर ऑप्टिमम एक्टिविटी होती है, फिर ऑप्टिमम पीएच होता है उसकी ऑप्टिमम एक्टिविटी के लिए। रेंज जो है वो वैरी करती है 6 to 7.5,
जो पीएच की रेंज है वो इतनी वैरी करेंगी ऑप्टिमम पीएच की, उसके ऊपर इसके बीच में, इस रेंज के बीच में मैक्सिमम जो एंजाइम्स है अपनी ऑप्टिमम एक्टिविटी शो कर देते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इस ग्राफ की, तो इसके अंदर जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर पीएच है एंड जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। और यहाँ पे क्या हुआ है, ऑप्टिमम पीएच के ऊपर इसने अपनी ऑप्टिमम एक्टिविटी शो कर दी है। इसके बाद यहाँ तक ऑप्टिमम पीएच तक इसने क्या किया, एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करवाया है, लेकिन इसके बाद ऑप्टिमम पीएच के बाद एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई है। जैसे टेम्परेचर के केस में था, ऑप्टिमम टेम्परेचर तक एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज होती है और उसके बाद अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है फर्दर तो एक्टिविटी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। इन द सेम वे पीएच के अंदर भी ऑप्टिमम पीएच तक ही एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज होगी, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, या फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, वो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। अब क्या होता है, पर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिनके लिए अलग अलग जो ऑप्टिमम पीएच होती है, लाइक पेप्सिन के लिए होती है 1.5 to 2, सुक्रेज के लिए होती है 6.2, माइलेज के लिए 6.7 to 7, यूरेज के लिए 7, ट्रिप्सिन के लिए 7.7 to 8 एंड लाइपेज के लिए 8। इन ऑप्टिमम पीएच के ऊपर ही एंजाइम्स क्या करेंगे, अपनी ऑप्टिमम एक्टिविटी या फिर ऑप्टिमम एंजाइम एक्टिविटी शो करेंगे। अगर हम पेप्सिन की बात करें जो कि 1.5 to 2 यहाँ तक क्या कर रहा है, अपनी ऑप्टिमम एक्टिविटी शो कर रहा है, तो एंजाइम यहाँ इस साइड एंजाइम एक्टिविटी है और इस साइड पीएच है। यहाँ तक इसने क्या शो किया है, अपनी जो भी इसकी एक्टिविटी थी उसको वो इंक्रीज है, यानी वो इंक्रीज हो रही है रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बाद क्या हुआ, एज 2 pH इसने अटेन कर ली और उसके बाद इसकी एक्टिविटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई है, यानी कि इस पीएच के ऊपर, ये पीएच इसका ऑप्टिमम पीएच है पेप्सिन का, और इसके ऊपर इसने अपनी ऑप्टिमम एक्टिविटी शो की है, उसके बाद अपनी ऑप्टिमम एक्टिविटी डिक्रीज करना स्टार्ट कर दी है। अब कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर ऑप्टिमम पीएच डिपेंड करता है। क्या क्या हो सकते हैं, एब्जॉर्ब्ड आयन हो सकते हैं, एक्टिवेटिंग एजेंट्स हो सकते हैं, इनहिबिटर्स हो सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ एंजाइम हो सकती है, एज ऑफ द सेल, सेल की एज क्या है, या फिर रेशो क्या है एंजाइम का, या फिर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है। तो इन फैक्टर्स के ऊपर क्या करती है, जो ऑप्टिमम पीएच है वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट इज द एक टर्म आती है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, जिसको पीआई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है ये क्या होता है, पीएच एट विच द नेट चार्ज ऑफ द सॉल्यूशन इज 0। एक ऐसी पीएच जिसके ऊपर सॉल्यूशन का नेट चार्ज 0 हो जाता है, ना उसके अंदर बेसिसिटी होती ना उसके अंदर एसिडिटी होती, नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर हम बोल सकते हैं न्यूट्रल हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, ट्रिप्सिन का पीएच होता है 8.8, लेकिन इसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है 10.1, जिसके ऊपर क्या है, ये इसका जो नेट चार्ज है, इस पीएच के ऊपर इसका जो नेट चार्ज है वो 0 हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है, एंजाइम इज मैक्सिमली एक्टिव एट और नियर द पीआई। जो पीआई वैल्यू होगी, यानी कि ट्रिप्सिन की जो ये 10.1 वैल्यू है, इसके ऊपर ये क्या करेगा, मैक्सिमली एक्टिव होगा। तो कोई भी एंजाइम मैक्सिमली एक्टिव क्या होगा, एट और नियर द पीआई, या तो उसके नियर बाई पीआई के वैल्यू के, यानी आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के ऊपर, या फिर आइसो इलेक्ट्रिक के नियर बाई। इसके बाद नेक्स्ट जो फैक्टर है जो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा इज द एंजाइम कंसंट्रेशन। एंजाइम कंसंट्रेशन भी क्या करता है, एंजाइम एक्टिविटी को डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। अब हाई सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है तो ये क्या करेगा, एंजाइम की कंसंट्रेशन को एक्सेलरेट करेगा कि एंजाइम को ज़्यादा से ज़्यादा कैटेलाइज कर सके। इसके अंदर ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस पे एंजाइम कंसंट्रेशन है, वाई एक्सिस पे रेट ऑफ रिएक्शन है। अब इसके अंदर अगर हम यहाँ इस पॉइंट पे देखें और इस पॉइंट पे देखें, तो इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे रेट एंजाइम कंसंट्रेशन इतनी है और रेट ऑफ रिएक्शन है वो इतनी है, यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें, अब अगर हमने देखा इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे भी क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, एंजाइम कंसंट्रेशन जितनी इंक्रीज हो रही है वैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है या फिर जो वेलोसिटी है वो एंजाइम कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एज द एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। तो ये दोनों क्या हो गए, आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए।
प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे हम के रखेंगे, तो V इज इक्वल टू के और कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। इसके बाद V इज़ द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, E इज़ द एंजाइम कंसंट्रेशन एंड K इज़ द कांस्टेंट। अब इस जो ये इक्वेशन है उसको हम रीअरेंज करके कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम V बाई के भी इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं। अब जो V है, वेलोसिटी है, वो इक्वल होती है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ रिएक्शन की। जितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है और जितना टाइम उसने लिया है, इसको रिप्रेजेंट करता है V। तो अगर ये जो V की वैल्यू है हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करें तो हमें मिलेगा कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय अमाउंट टाइम ऑफ रिएक्शन इनटू K। ये जो K है वो एज इट इज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन होगी यहाँ पे एंजाइम कंसंट्रेशन की। जो एंजाइम कंसंट्रेशन है किसके ऊपर होगा डिपेंड, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ रिएक्शन इनटू K। नेक्स्ट इज़ द डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो लॉस हो जाती है। क्यों लॉस होती है? क्योंकि एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाता है, उसका जो टर्सरी स्ट्रक्चर था वो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी के अंदर डीनेचर हो जाता है। तो ये जो डीनेचुरेशन है एंजाइम्स की वो क्या होती है? इन्वोल्व्स द लॉस ऑफ नेटिव टर्सरी स्ट्रक्चर। जो इनका टर्सरी स्ट्रक्चर है वो लॉस हो जाएगा ऑफ द एंजाइम, लीडिंग टू द लॉस ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, जिसकी वजह से इसकी एंजाइम एक्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी। फर्स्टली ये फोल्डेड प्रोटीन था जो टर्सरी स्ट्रक्चर था, इसकी डीनेचुरेशन हुई तो ये अनफोल्डेड प्रोटीन हो गया। तो ये प्रोटीन क्या हो गया? कम्प्लीटली अनफोल्ड हो गया है। अनफोल्ड होने के बाद जो चार्जेस थे या फिर इसके ऊपर ग्रुप्स प्रेजेंट थे वो सारे के सारे एक्सपोज हो गया, जिसकी वजह से इसकी एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? यहाँ पे लॉस हो जाएगी या कम्प्लीटली एंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा। अब सर्टेन फैक्टर्स होते हैं या फिर हम उनको बोलते हैं डीनेचरिंग एजेंट, जिसकी वजह से डीनेचर होता है जो भी हमारा एंजाइम है वो। क्या क्या हो सकते हैं? सबसे फर्स्ट होता है पीएच। पीएच अगर पीएच के ऊपर भी डिपेंड करता है। पीएच अगर चेंज होगा तो जो एंजाइम की डीनेचुरेशन है वो हो जाएगी। सेकेंड इज़ द आयनिक स्ट्रेंथ। आयनिक स्ट्रेंथ के अंदर चेंज होगा। थर्ड इज़ द टेम्परेचर चेंज। और फोर्थ इज़ द केमिकल लाइक यूरिया एंड डिटर्जेंट्स। इनकी वजह से भी क्या हो सकता है? एंजाइम अपनी एक्टिविटी डीनेचर कर सकता है। डिटर्जेंट्स के अंदर आ जाएगा यहाँ पे सोडियम डोडोसाइल सल्फेट या फिर गुआनिडियम हाइड्रोक्लोराइड एक्सेट्रा। ये सारे क्या आ जाएंगे? यहाँ पे डिटर्जेंट्स हो जाएंगे जो एंजाइम की स्ट्रक्चर को या फिर एंजाइम के नेटिव टर्सरी स्ट्रक्चर को डीनेचर कर देंगे। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स के बारे में। थैंक यू सो मच।